नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। इस देश ने राम मंदिर का निर्माण देखा, आंदोलन देखा, राम नाम की जो आस्था है उसको परवान चढ़ते देखा। लेकिन हाल ही में राम मंदिर के अंदर हुए एक घोटाले ने आस्था के ऊपर कहीं ना कहीं लोगों के चोट पहुंचाई है। कुछ दिनों पहले मैंने आपके साथ एक सुर्खी साझा की थी जिसमें कहा था कि राम नाम पर लूट हुई। असल में कुछ लोग जो राम मंदिर के अंदर आ रहे चढ़ावे में सेंधमारी कर रहे थे, उसके चलते कहीं ना कहीं लोगों की आस्था पर नुकसान या चोट पहुंची है। इस बात को विपक्ष के रूप में मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र अखिलेश यादव जी ने सबसे पहले उठाया। उसके बाद अपोजिशन की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से इस बात को पूरी तरह से राष्ट्रव्यापी बनाया गया। आज यह मामला इस बात पर आकर टिका है कि जिस राम मंदिर के संचालन की पूरी जिम्मेदारी एक ट्रस्ट के अधीन है, जो ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के कहने पर बना है, जो ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्र द्वारा बना है, उस ट्रस्ट के ही कुछ लोगों की मिलीभगत या फिर नेग्लिजेंस या फिर उनके द्वारा सुपरवाइजरी रोल में की गई जो गलतियां हैं, उनके चलते इतनी बड़ी गलती हुई है। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न आकर खड़ा हो जाता है और वो प्रश्न ये कि कहीं ये जो नेग्लिजेंस है, ये नेग्लिजेंस केंद्र सरकार और राम मंदिर जिस राज्य में है, उत्तर प्रदेश सरकार, उनकी साख पर तो सवाल खड़े नहीं कर देगा। ये सवाल इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने राम मंदिर आंदोलन से अपने आप को लंबे समय तक जोड़ के रखा है। और जितना ज्यादा इन्होंने जोड़ा है उस राम नाम के ऊपर, चाहे लोगों के बीच यह प्रमोट करना हो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी उस समय पर आया जब हमारी सरकार थी, यानी कि हमारे प्रयासों से ऐसे फैसले आए, हमने सत्ता का संरक्षण इतना खूबसूरत दिया कि सुप्रीम कोर्ट को भी न्याय करने में किसी प्रकार का डर नहीं लगा। जो भी है, लेकिन आज सवाल इस बात पर कि ट्रस्ट के अगर अंदर गबन की बातें हैं तो उन गबन की बातों से लोगों की आस्था पर क्या वाकई में ठेस पहुंची है? क्या ठेस पहुंचेगी? क्या सरकार की चुप्पी आने वाले समय में मंदिर के साथ लोगों के कनेक्ट को खत्म कर देगी? ये सारी बातें आज के सेशन में बहुत गहराई से चलेंगी। इस बीच में ट्रस्ट के अंदर एक परिवर्तन होता है। चंपत राय जी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है और कृष्ण मोहन जी, जो कि सदस्य थे पहले से ट्रस्ट के, उन्हें कार्यवाहक महासचिव बना दिया जाता है। चूंकि कृष्ण मोहन जी दलित समाज से आते हैं तो इसे चुनाव के समय पर एक मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा जा रहा है। 2027 के अंदर इलेक्शन है उत्तर प्रदेश के अंदर और दलित वोटों को साधने के लिए ट्रस्ट ने बहुत बड़ा दांव चल दिया है। लेकिन क्या वाकई? आज के सेशन में इसका विश्लेषण करेंगे। साथ ही साथ इस बात का भी विश्लेषण करेंगे कि जब से यह बात निकलकर आई है तब से अयोध्या की इकोनॉमी पर इसका गहरा असर पड़ गया है। श्रद्धालुओं की संख्या में हुई जो कमी है उसका भी आज आपके साथ विश्लेषण करेंगे। इतना ही नहीं, बात इसकी भी होगी कि क्या वाकई में 2027 में योगी आदित्यनाथ हैट्रिक लगाने की स्थिति में होंगे। ये सारे सवाल इसलिए आज के सत्र में डिस्कस होंगे क्योंकि एसआईटी ने सोमवार यानी कि कल शाम को अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी है। और इस अंतरिम रिपोर्ट के अंदर हुए खुलासों के अंदर जिन 6 नामों का नाम लिया गया है वो 6 की 6 बड़े चेहरे नहीं है। लगातार नाम जिनकी चर्चा थी वो ट्रस्ट के सदस्य थे, उनको एसआईटी ने ऑलमोस्ट क्लीन चिट दे दी है। चंपत राय जी को क्लीन चिट दे दी गई है, जिनके ड्राइवर टिन्नू यादव पर सारे के सारे आरोपों की शुरुआत का जड़ माना गया। वहीं दूसरी तरफ चंपत राय जी के साथ दूसरे अनिल मिश्रा जी, जो कि ट्रस्ट के सदस्य अयोध्या निवासी हैं, जिनके एडमिनिस्ट्रेशन के फेलियर के चलते यह सब हुआ। एसआईटी की रिपोर्ट से ऐसा लगता है कि उनके नेग्लिजेंस को इस तरह से माना गया है कि यह क्रिमिनल तो नहीं है, ठीक है, आपका सुपरवाइजरी नेग्लिजेंस रहा। आरोप कुल मिलाकर जैसे परीक्षा का पेपर लीक हो जाए तो 4 लीक करने वालों को पकड़कर समझा जाता है कि हमने पूरी कार्रवाई कर दी, लेकिन किन की प्रेजेंस में यह हुआ उनको पूरी तरह से अवॉइड कर दिया जाए। इस कंटेक्स्ट को और बेहतर समझने के लिए समझिएगा कि जब यूपीए की सरकार देश में थी और कई तरह के घोटाले उजागर हो रहे थे, तब यही केंद्र सरकार जो उस समय विपक्ष में थी, इन्होंने मनमोहन सिंह जी पर कहते हुए तंज किया था कि बरसती बारिश में मनमोहन सिंह जी रेनकोट पहने हुए हैं। जब पूरी सरकार के ऊपर करप्शन के आरोप लग रहे हो और कोई यह कहे कि मनमोहन सिंह जी तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, उन्होंने कोई करप्शन नहीं किया है, तो बोले इस आधार पर उन्हें क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। बिल्कुल वैसे ही आज अगर ट्रस्ट के अंदर बैठे लोगों की प्रेजेंस में चोरी हो रही है और एसआईटी अपनी जांच में उन लोगों को क्लीन चिट दे रही है, तो सवाल एसआईटी पर भी खड़े होंगे जो कि राज्य द्वारा गठित की गई थी।
राज्य द्वारा 23 तारीख को राज्य द्वारा इस घटना के बाहर निकलने के बाद 23 जून को एसआईटी ने अपनी प्राइमरी रिपोर्ट सरकार को भी दी थी, जिसके तुरंत बाद ही 26 तारीख को चंपत राय जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और इसी इस्तीफे को कल ट्रस्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया, क्योंकि कल रात को ही एसआईटी की जो प्राइमरी रिपोर्ट है ये पब्लिक हुई है। और इस पब्लिक रिपोर्ट में 6 नामों के ऊपर चीजों को केंद्रित कर दिया गया है। और अगर वाकई में 6 नामों पर चीजें केंद्रित होती हैं तो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 306 के तहत कर्मचारियों के द्वारा गबन किए हुए या चोरी किए हुए मामले में 7 साल की अधिकतम सजा का प्रावधान है। तो क्या वाकई में राम मंदिर के अंदर हुई लूट 7 साल की 6 व्यक्तियों को सजा के साथ, जिसमें भी बाद में जमानत मिल ही जाती है साक्ष्य और कहीं ना कहीं किसी प्रकार की चार्जशीट के अभाव में, तो क्या करोड़ों लाखों लोगों की आस्था पर एक धारा आकर के काम करके चली जाएगी? क्या इस बात में नेग्लिजेंस का कोई भी रोल नहीं होगा? आइए इस बात पर और गहराई से चिंतन करते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जिनको कोषाध्यक्ष बनाया गया था, नाम है जिनका गोविंद देवगिरी, कल वो मीडिया के सामने रूबरू हुए और उन्होंने अपनी तरफ से जवाब दिया कि मैं तो यहां होता नहीं था, मैंने डेलीगेशन ऑफ पावर किया हुआ था, लोग मेरे बिहाफ पर काम कर रहे थे, जिन्होंने किया उनसे और उनके नीचे रह रहे लोगों से अगर कुछ हुआ तो हम उसको जवाब देने के लिए तैयार हैं। यानी कि एक प्रकार से करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र राम मंदिर के अंदर गिल मिलाकर 3-4 लोगों के हाथ में पूरी व्यवस्था आई, आस्था 3-4 लोगों के डिसीजंस पर आकर टिक गई। जिस राम मंदिर के निर्माण में हजारों कार सेवकों, लाखों कार्यकर्ताओं और करोड़ों सनातन प्रेमियों ने बड़े आस्था के साथ राम मंदिर निर्माण को देखा, 2024 में राम मंदिर रामलला दर्शन को पूरी दिवाली की तरह सेलिब्रेट किया, आज वो लोग 3-4 लोगों के ऊपर केंद्रित होती हुई इस बहस को देखकर मन ही मन बड़ा अचरज कर रहे हैं। अचरज इस बात का कि इस सरकार ने जिसे एज ए फेस्टिवल सेलिब्रेट करवाया हो, लोगों के मन में इस आस्था को इस तरह से पैदा होने का माहौल दिया हो कि सोचो हम हैं तो राम मंदिर बन गए हैं। अब राम मंदिर तो बन गया, लेकिन राम मंदिर के अंदर अगर गिनती के 3-4 लोगों की प्रेजेंस में आस्था का मजाक बन गया और सरकार चुप हो गई, प्रधानमंत्री का कोई ट्वीट नहीं, ये कई सारे सवाल खड़े करता है। आइए एक एक करके उन सब चीजों पर चलते हैं जो एसआईटी की प्राइमरी रिपोर्ट में निकल कर आए, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में निकल कर आए हैं। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में जिनका जिक्र है उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जिक्र यहां पर अनिल मिश्रा का है। अनिल मिश्रा के बारे में, जिन्होंने इस्तीफा चंपत राय जी के साथ साथ ही दे दिया था, उनके बारे में कहा गया है कि आपका नेग्लिजेंस था। यानी कि एसआईटी ने कहीं ना कहीं अपनी बातों में चंपत राय जी को तो पूरी तरह क्लीन चिट दी है और इन्हें पूरी तरह से छोड़ दिया है। चंपत राय जी को इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं संघ का यह प्रभाव पूरे टाइम रहा है कि चंपत राय जी एकदम देव पुरुष व्यक्ति हैं, उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई भी गलती नहीं की जा सकती, क्योंकि उनका कोई भी बिलोंगिंग नहीं है, ना कोई आगे ना कोई पीछे, किसके लिए वो करेंगे। वो पूरे टाइम आंदोलन से जुड़े रहे हैं और इसीलिए उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है। उनके साथ कोई व्यक्ति गलत तरीके से चलकर आ गया और उसने ऐसा कर दिया, तो यह बिल्कुल वैसी वाली बात है कि राजनेताओं के लिए अक्सर बचाव में कही जाने वाली बात है कि उनके साथ कोई व्यक्ति खड़ा था, वो क्रिमिनल निकल गया, उसमें उनकी क्या गलती है। लेकिन यहां पर बात लोगों के आस्था से जुड़ी है, इसीलिए लोग बार बार इन सवालों को कर रहे हैं। खैर, फिलहाल के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को थोड़ा सा एक बार फिर जान लीजिए। यहां पर नत्य गोपाल दास जी अध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष हैं गोविंद देवगिरी, जिनके अधीन पूरा कोष है। उसके बाद चंपत राय जी जो महासचिव रहे, के पराशरण जी जो ट्रस्ट के सदस्य रहे, नृपेंद्र मिश्र प्रदेश सदस्य रहे। इस प्रकार से ये कुछ और सदस्य भी आपके सामने हैं, जिनमें अनिल मिश्रा भी सदस्य के रूप में, कृष्ण मोहन भी सदस्य के रूप में। ये वो ट्रस्ट है जिसके अंदर परिवर्तन नहीं हुआ था तब का था, और अब यहां पर ट्रस्ट के अंदर कृष्ण मोहन जी को उठा करके महासचिव कार्यवाहक बना दिया गया है और कार्यवाहक महासचिव बनाकर संदेश यह दिया गया है कि एक दलित के हाथ में पूरी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। साथियों, ये पूरे मेंबर्स हैं जिनमें डॉक्टर अनिल मिश्रा, जिनके ऊपर एसआईटी ने बार बार सवाल खड़े किए हैं, ये पूरी की पूरी व्यवस्था। एक नाम और जिनका नाम है गोपाल नागर कट्टे, जो कि सीनियर वीएचपी फंक्शनरी हैं। इनका कंस्ट्रक्शन और सिविल वर्क में बड़ा रोल रहा है, इनके ऊपर भी सवाल उठे थे। इन दोनों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और फिलहाल के लिए इन्हें पूरी तरह से इस कार्यक्रम से बाहर रखा गया है। कल रात को 9 बजे एसआईटी ने अपनी प्राइमरी रिपोर्ट सार्वजनिक की थी। इससे पहले ही ट्रस्ट ने बैठक कर ली और ट्रस्ट ने बैठक करके अपने जो कदम उठाने थे वो उठा लिए, जिनमें से चंपत राय जी और अनिल मिश्रा जी के इस्तीफे स्वीकार करना एक था। ओके, यानी कि एक प्रकार से ट्रस्ट को पता था कि एसआईटी की रिपोर्ट में आगे क्या आ रहा है। एसआईटी की रिपोर्ट आती है रात 9 बजे और रात 9 बजे कल जब यह आती है तो पता चलता है कि एसआईटी ने 27 अप्रैल से 5 जून तक के सीसीटीवी के लगभग 70 संदिग्ध घटनाओं को कैद किया।
असल में एसआईटी जब आई तो उसने बहुत सारे कैमरे की फुटेजेस उठाई, और जब फुटेजेस उठाई तो उनमें से 70 ऐसी संदिग्ध घटनाएं नजर आई जिसमें सीधा सीधा उन्हें चोरी की घटनाएं नजर आ रही थी। इसके अंदर कुछ ऐसी घटनाएं थी जिसमें 8 आरोपी नोटों की गड्डियों को जेब में और जूतों में छिपाते हुए दिखे। एसआईटी ने डॉक्टर अनिल मिश्रा पर भी गंभीर आरोप लगाए। एसआईटी ने कहा कि पहले से बनाए गए तलाशी के सिस्टम में लूपहोल्स के चलते अनिल मिश्रा ही जिम्मेदार है। साथ ही साथ में जो टिन्नू यादव हैं, जो चंपत राय जी के ड्राइवर हुए, वो बिना किसी आदेश के गिनती वाले कमरे की चाबी अपने पास रखा करते थे। मतलब एसआईटी की रिपोर्ट के अंदर यह बात है कि उनकी सिफारिश पर ही उनके भतीजे मनीष यादव को चंदे की गिनती के काम में लगाया गया था। यह वो एसआईटी की रिपोर्ट है और उसके कुछ पेजेस हैं जिसमें से 70 बार चोरी की घटनाएं रिकॉर्ड हुई हैं 27 अप्रैल से लेकर 5 जून के बीच में। बड़ा सवाल, 27 अप्रैल से ही क्यों? पुराना क्यों नहीं? पुराना इसलिए नहीं क्योंकि जिस राम मंदिर आंदोलन में चंदे से 4000 करोड़ से ऊपर इकट्ठा हो गया हो, वहां के सीसीटीवी कैमरों के अंदर जो रिकॉर्डिंग है वो 1 महीने से सवा महीने के बीच की ही है। यहां सीसीटीवी जो फुटेज है ये ज्यादा समय होते ही ओवरराइट हो जाती है। सीसीटीवी फुटेज को स्टोर करने की फैसिलिटी नहीं है, यानी कि जो रिकॉर्डिंग आई वो पीछे की तरफ गायब हो गई। यानी कि 1 महीने से पीछे की अगर आप रिपोर्टिंग निकालेंगे तो वो यहां नहीं मिलेगी क्योंकि इतना शायद बजट नहीं रहा होगा। खैर, फिलहाल के लिए यहां पर जो था उपलब्ध उसमें 70 बार चोरी की घटनाएं आई। इसका मीनिंग समझते हैं आप? इसका मीनिंग यह है कि यहां से पिछले समय पर भी चोरियां हुई होंगी जो एसआईटी के नजर में नहीं आई। अगर आप एक व्यवसायी हैं, अगर आप कार्य करते हैं, तो असल में आप लोगों को यह जानकारी हो कि टैक्स चोरी के मामले में किस प्रकार से टैक्स विभाग आपकी चोरी पकड़ता है। टैक्स विभाग कहता है कि इस टाइम फ्रेम में अगर आपने इतनी चोरी की है, तो व्यवसाय इतने समय से आप कर रहे थे, तो ये सारी चीजें जुड़ करके इतना टैक्स आपको पे करना पड़ेगा और उसमें इतना सारा पेनल्टी जुड़ेगा। लेकिन चूंकि यहां डेटा इतना ही है, तो कितने साल से क्या क्या हो रहा है अभी फिलहाल के लिए एसआईटी की नजर वहां तक नहीं पहुंची है। एसआईटी की प्राइमरी रिपोर्ट के अंदर जो बातें निकल कर आई उसमें चोरी के लिए जिम्मेदारी अनिल मिश्रा पर। अनिल मिश्रा वित्तीय मामले और नकदी संकलन प्रबंधन की जिम्मेदारी निभा रहे थे। अब एसआईटी आगे चल करके तय करेगी कि अब एसओपी क्या बनाई जाए। निगरानी सिस्टम में खामियां पाई गई क्योंकि अल्टीमेटली तलाशी ना लिए जाने की जानकारी अनिल मिश्रा को आंतरिक माध्यमों से दे दी गई थी। मतलब जो लोग रुपया गिन रहे हैं वो वहां से जब बाहर निकलते हैं तो पहले गार्ड की व्यवस्था थी, उस गार्ड को हटा करके वहां पर सामान्य लोगों की रैंडम चेकिंग की व्यवस्था कर दी गई। पहले ड्रेस कोड था, उस ड्रेस कोड को बदल दिया गया, लोग अपने अंदर कपड़ों में पैसे छुपा कर ले जाने लगे। जो गिनती जिस कमरे में हो रही है वहां से बाहर निकलते समय नोटों की गिनती के बाद बाहर जो निकलते लोग हैं उनकी जांच को बिल्कुल ढीला कर दिया गया। ना अटेंडेंस ना पेपर वर्क, इसलिए चोरी की हिम्मत बढ़ गई। कपड़ों में, जेबों में, जूते मोजों में नोटों को छिपाया करते थे। यह एसआईटी की रिपोर्ट के अंदर निकली हुई बातें हैं। एंट्री एग्जिट गेट पर तलाशी ना होने से नकदी बाहर ले जाना संभव हुआ। जेबों में नोट भरते, साथी इशारा करते और सतर्क होकर पैसे लेकर निकल जाते। एसआईटी की रिपोर्ट में निकलकर आया कि जांच से पहले गिनती के काम में लगे कुछ कर्मचारियों से 78 लाख रुपए बरामद हुए हैं। ये तो वो हैं जो बरामद हुए हैं, जो इन्वेस्ट हो गए हैं उनकी आप गणना नहीं कर पाएंगे। 4 जून 2026 को गिनती वाले कमरे से जुड़े हुए बाथरूम में 2.25 लाख रुपए बरामद किए गए। सोचकर देखिए, जिस समय यह जांच हो रही है उस दिन उसके बाथरूम के अंदर जहां पर फ्लश होता है उसके अंदर छुपा कर रखे थे कि जाएंगे तब निकाल कर ले जाएंगे। यानी कि 2 लाख रुपए तो केवल 4 जून के दिन के हैं। अगर इस रिपोर्ट में केवल 30 दिन की भी रिपोर्ट है और एक घटना तो 2 लाख रुपए की है, ना जाने कितने लोगों ने कितने रुपए कब कब पार किए होंगे, कुछ नहीं पता। सोशल मीडिया पर जो दावे किए जा रहे हैं, एसआईटी ने उनका खंडन किया कि शुरुआत में उसके कोई सबूत नहीं मिले हैं। रिपोर्ट में खुलासे के आधार पर 6 आरोपी सीधे तौर पर चोरी में शामिल किए गए, यह पाया गया। उनके नाम अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्र, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा नाम दिए गए। ये साहब ये लोग हैं जो पैसा ले जाया करते थे। अविनाश के पास से 20 लाख रुपए, $1121 और कार बरामद हुई तमाम लोगों से, और इन सबसे वसूली कानून के आधार पर की जाएगी। भाई, हुंडियों की चाबी के बिना लिखित आदेश के टिन्नू के पास मिली। कोई वो नहीं जो खोलने का सिस्टम है वो टिन्नू यादव अपने पास रखे घूम रहे थे। 15,000 रुपए जिनको मिल रहे थे, 20,000 रुपए सैलरी थी, कटकटा के 15,000 मिलते, लेकिन उनके एफडी, उनके घर, उनके रिश्तेदारों के अकाउंट में भर भर के पैसा मिला। ये सब बातें यहां पर एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखी हैं।
इंटरेस्टिंग बात है कि जब यह मामला उजागर हुआ तो पहले इसे दबाने का प्रयास किया गया, इसे पब्लिक करने का ही प्रयास नहीं किया गया। इसे कहा गया कि केवल कुछ अधर्मी लोग हैं, कुछ विधर्मी हैं, कुछ कुधर्मी हैं जो इस मामले को तूल दे रहे हैं ताकि आस्था पर सवाल खड़े किए जा सके। लेकिन जैसे जैसे यह मामला बढ़ता चला गया, एसआईटी को इन्वॉल्व होना पड़ा और एसआईटी की आवश्यकता यहां नहीं थी। यहां आवश्यकता थी सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज की, क्योंकि अल्टीमेटली यह राज्य सरकार का विषय ही नहीं था। यह विषय था जब केंद्र ने ट्रस्ट बनाई है तो केंद्र की तरफ से ही कोई जांच पैनल गठित किया जाता। अगर पुलिस को इन्वॉल्व होना था तो एसआईटी के अंदर पुलिस के ही सक्षम अधिकारी होते। लेकिन फिर भी चलिए, एसआईटी की रिपोर्ट एक प्रकार से इस प्रकार से आकर निकली कि ये 6 लोग हैं, इसके अलावा कोई और नहीं है। जिन 6 लोगों का नाम है वो सब 15-15 हजार की सैलरी के लोग हैं। लोगों का आरोप यह है कि ये तो चोरी कर रहे थे, इन्हें करवा कौन रहा था इसका नाम क्यों नहीं है। ये जो 6 लोग हैं इनको तो आपने निकाल दिया कि ये लोग हैं 15,000 की सैलरी वाले लोग हैं, इनके पास 79 लाख बरामद हुए हैं, हमने चोर पकड़ लिया। लेकिन गेट किसने खोलकर छोड़ दिया, किसके संरक्षण में यह हुआ, और अगर हुआ तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा। ये सारी बातें अब फिलहाल के लिए सभी धर्मावलंबियों के मन में तैर रही हैं। ट्रस्ट के लोगों के द्वारा बड़ी बड़ी गाड़ियों से आना भी बड़ा सवाल बना रहा। लोगों ने कहा कि मीटिंग के अंदर ये 1.5 करोड़ की गाड़ियों से पहुंचते। खैर, जो भी है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा अपनी बैठक के बाद में एक वक्तव्य जारी किया गया और उसमें बताया गया कि साहब हमें इतना डोनेशन मिला, कंस्ट्रक्शन पर इतना पैसा खर्च हुआ, इतने पैसे हमको अभी फिलहाल के लिए मिल रहे हैं। अब यहां पर ट्रस्ट के द्वारा जब बैठक हुई, क्योंकि अंतरिम रिपोर्ट रात को आई है, ट्रस्ट ने सुबह ही अपनी बैठक कर ली, उसमें इन्होंने कहा कि एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट आने के बाद चंपत राय और अनिल मिश्र ने नैतिक आधार पर त्यागपत्र दे दिया है, जिन्हें ट्रस्ट ने आज स्वीकार भी कर लिया है। और इसके साथ साथ ही गोपाल नगर कोटे जो विशिष्ट आमंत्रित सदस्य थे उन्हें भी हटाने का निर्णय लिया गया, यानी जिन पर सवाल उठे उन्हें हटाने का निर्णय ले लिया गया है। इसके बाद कुछ लोग इस दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण को श्री रामलला मंदिर, श्री राम जन्मभूमि, हिंदू समाज और व्यापक हिंदू आस्था को कमजोर करने के अवसर के रूप में उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। जनमानस के समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे जिनका उद्देश्य सत्य लाना नहीं बल्कि निरंतर भ्रम फैलाना है। इस प्रकार से इन्होंने यह भी कहा और साथ ही यह भी कहा कि हमारे पास श्रद्धालुओं के द्वारा दी गई जो अर्पित वस्तु हैं उनमें से जितनी भी वस्तु हमारे पास हैं उनके दर्शन हम उपलब्ध करा देते हैं। बकायदा प्रॉपर तरीके से काक भुसुंडी की जो चांदी से बनी मूर्ति है, साथ ही साथ सोने से बनी जो रामायण है, तमाम श्रद्धालुओं के द्वारा जो समय समय पर भगवान के नाम पर अर्पित की गई चीजें हैं उनको जनमानस के सामने पब्लिक कर दिया गया। और पब्लिक करके यह कहा गया ट्रस्ट के द्वारा कि यदि आपको आकर के अपने दान की हुई वस्तु को दोबारा चेक करना है तो आप आकर चेक कर सकते हैं। चांदी की जो वस्तुएं दी गई हमने उनको बकायदा सरकारी टकसाल से गलाकर चांदी की रॉड में कन्वर्ट करा के रखा हुआ है। आपको हम बकायदा आपके आभूषण की एंट्री दिखा देंगे और जितनी चांदी बनकर आई हम वो दिखा देंगे। यानी एक प्रकार से ट्रस्ट ने प्रॉपर तरीके से जो जो आरोप लग रहे थे, क्योंकि अखिलेश यादव जी इस सोने की रामायण के ऊपर बहुत सारे सवाल पहले उठा रहे थे, प्रॉपर तरीके से गोविंद गिरी जी ने इस बात को पब्लिक किया कि ये रही सोने की रामायण जिसको हमने जनता के सामने पब्लिक कर दिया है। ये इस प्रकार से रखी है। 147 किलोग्राम वजन की रामचरितमानस बताई गई थी, जिस पर अखिलेश यादव जी का बयान था कि उसकी चोरी हो गई, लेकिन बकायदा इसको दिखा दिया गया। खैर, फिलहाल के लिए वस्त्र आभूषण वगैरह सब शो कर दिए गए। गोविंद गिरी जी महाराज ने सब बातों पर प्रश्न का जवाब भी दिया। इस बात में भी बहुत सारे लोगों के तर्क थे कि आप अब आए हैं, कोषाध्यक्ष आप हैं, आपने डेलीगेशन दे रखा है, आपने सुनिश्चित क्यों नहीं किया। साथ ही साथ जो इस पूरे ट्रस्ट के अध्यक्ष थे नृत्य गोपाल दास जी महाराज, उनका भी अपनी तरफ से प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि मंदिर में हुई चोरी से वो काफी आहत हैं, जिसने भी ये पाप किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यशस्वी मुख्यमंत्री जी से और भारत के प्रधानमंत्री जी से पूर्ण विश्वास है कि वो हर व्यक्ति को इस पाप से जुड़ा है उसे सजा दिलवाएंगे। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है और मेरा निवेदन है कि इसमें किसी भी व्यक्ति को अपने निजी लाभ के लिए राजनीति नहीं करनी चाहिए। ऐसा नृत्य गोपाल दास जी ने अपनी तरफ से लिख दिया साहब। कुल मिलाकर ट्रस्ट के फैसले होते हैं और ट्रस्ट के फैसलों में चंपत राय जी, अनिल मिश्रा साहब और गोपाल राव जो हैं, इन तीनों को अब पूरी तरह से ट्रस्ट से बाहर कर दिया। ये वो प्रक्रिया हुई जो एसआईटी की रिपोर्ट के साथ होनी ही थी। सवाल वहीं की वहीं खड़ा है। जो सवाल सबसे पहले निकल कर आया था वो ये कि अगर ट्रस्ट में चोरी हुई तो इस चोरी के खिलाफ कितनी कठिन कार्रवाई की गई। कठिन कार्रवाई के नाम पर जो 6 लोग आप आज बता रहे हैं, ये 6 लोग तो मीडिया ने पहले दिन से बताए हुए हैं। लोग अल्टीमेटली ये जानना चाह रहे थे कि इस ट्रस्ट के अंदर पारदर्शिता लाने के लिए क्या किया जा रहा है। तो ट्रस्ट की तरफ से जवाब था कि जो हमने एसआईटी देखी
उस एसआईटी से ही कहा जाएगा कि वो हमें सलाह दे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दे हमें कि हम कैसे इस काम को पूरी तरह से पारदर्शी कर सकते हैं। ये तो एसआईटी भी तब बनी जब राज्य सरकार ने अपनी तरफ से इसके लिए जांच के लिए एसआईटी बनाई, लेकिन ट्रस्ट तो पहले भी इस बात को लेकर के शांत था। और अभी भी जब एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है, उसके बाद जिस तरह की बातें हो रही हैं, लोग कहीं ना कहीं मन में संदेह को लेकर घूम रहे हैं। संदेह केवल इस बात का कि एसआईटी ने तो अपना काम कर दिया, ट्रस्ट अपना काम कब करेगा। अब ट्रस्ट से चाहते क्या हो? पारदर्शिता। पारदर्शिता के लिए क्या हो? पारदर्शिता के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं, उन जिम्मेदारों की जिम्मेदारी कैसे तय की गई। अनिल मिश्रा को अगर यह कह दिया गया कि आप नेग्लिजेंस के लिए जिम्मेदार हैं, तो उनको सजा के नाम पर क्या दिया गया? आपकी प्रेजेंस में चोरी हो रही है, करोड़ों रुपए की चोरी का मामला सामने निकल कर आ रहा है। केवल चोरी नहीं, यहां आस्था के ऊपर डकैती का मामला है। लोग मंदिर में इस बात को लेकर के अब संदेह कर रहे हैं कि इतने लोगों की आस्था इन लोगों के हाथ में क्यों थी, और अगर राम मंदिर की आस्था इन लोगों के हाथ में नहीं थी, तो वो इस बात को क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी भी क्यों इस बात के पूरी तरह से ट्रस्टी बनकर बैठे हैं कि हम ही आस्था के रखवाले हैं? ये कुछ उस प्रकार की चीज निकल कर आ रही है। खैर, फिलहाल के लिए अब जो काम होने शुरू हुए, उसमें चंपत राय जी की जगह कृष्ण मोहन जी को जगह दे दी गई। कृष्ण मोहन जी पूर्व वन सेवा के अधिकारी हैं और वो इस आंदोलन से जुड़े रहे हैं, संघ के कार्यकर्ता रहे हैं। 2000 मतलब जब से उनका रिटायरमेंट हुआ है, उसके बाद तो काफी ज्यादा सक्रिय हैं। कामेश्वर चौपाल जी जो थे, उनके निधन के बाद इनको एक दलित समाज के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। 1978 के भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं, जो कि जब यह मंदिर निर्माण हो रहा था उस समय पर भी आपको दिखाई दिए थे। कुल मिलाकर अब इन्हें कार्यवाहक महासचिव बना दिया गया है और एक प्रकार का सामाजिक मैसेज दिया गया है कि हम इस तरह के कार्यों को पारदर्शी तरीके से सभी समाज के वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलते हुए करना चाहते हैं। कुल मिलाकर के यह कार्य हुआ और इस कार्य के बाद में कृष्ण मोहन जी का नाम ही सबसे बड़ी बात के रूप में चर्चा पाया कि साहब दलित शख्स के हाथ में राम मंदिर ट्रस्ट का महासचिव बनाने का कार्य कर दिया है ट्रस्ट ने। इससे अब होगा ये कि अब आपके अंदर आस्था की पुनः बहाली की जा सकेगी। मैं ये नहीं कह रहा, ये खुद बोल रहे हैं। इनके ऊपर प्रमुख जिम्मेदारी यही है कि लोगों को वापस कैसे लाया जाए, लोगों के अंदर जो शंका पैदा हो गई है उसका समाधान कैसे किया जाए। लेकिन यह शंका समाधान केवल क्या मंदिर और आस्था के बीच में ही है? नहीं, यह सबसे बड़ा नुकसान इस समय इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रही भाजपा के लिए भी है। और वो कैसे है? असल मायने में लगातार जब से योगी सरकार है और 2027 में वो तीसरी बार सरकार बनने के लिए इस संघर्ष में आगे उतरने वाले हैं, अपनी काबिलियत दिखाने जाने चाहते हैं, उस समय पर लोगों की आस्था में आई इस प्रकार की जो सवाल हैं, वो सवाल अब रिजल्ट में तब्दील होने का समय आ गया है। रिजल्ट में तब्दील होने का मतलब यह है कि राम मंदिर आंदोलन में जिस तरह से भाजपा ने पहले इसे अपनी एक जीत के रूप में दिखाया, आस्था के नाम पर सरकारी चुप्पी और जो बड़े जिम्मेदार चेहरे हैं उनके ऊपर बहुत ही नरमी, उस नरमी के लिए जनता अपनी तरफ से कोई माकूल जवाब इलेक्शन में दे सकती है। ऐसा इस समय अपोजिशन चाह रहा है। अपोजिशन का प्रयास है कि साहब जितना भी अब हो रहा है, यह अल्टीमेटली जनता को मोटिवेट किया जाए कि देखो इन लोगों ने मंदिर के नाम पर लूट का एक तरीका बनाया था, अब आप लोगों को यह पता चल गया है। यही बात लगातार पवन खेड़ा जी हो, चाहे मुलायम वो अखिलेश यादव जी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, संजय सब ये हो, संजय सिंह जी हो, सब यही बार बार सवाल उठा रहे हैं कि साहब बत करिए, आपका बुलडोजर कहां है, क्यों अभी तक चीजें बाहर निकल कर नहीं आ रही हैं। क्या यह पहली बार है? नहीं। राम मंदिर आंदोलन का जब शुरुआत हुआ था, रथ यात्रा की जब शुरुआत हुई थी, बीजेपी पहली बार जब पावर में आई थी 1991 में, कल्याण सिंह जी की जब सरकार बनी थी, उसके बाद में केंद्र के द्वारा सारी की सारी सरकारों को गिरा दिया गया था। भाजपा शासित जो सरकारें थी उनको हटा दिया गया था और फिर से री इलेक्शन हुए थे क्योंकि बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो गया था। तो 1993 के अंदर भाजपा की वापसी नहीं हुई थी। तो यानी कि जिस राम मंदिर आंदोलन में भाजपा बहुत ज्यादा सक्रिय रही, उसका नुकसान उन्हें 1993 में भुगतना पड़ा। बिल्कुल वैसे ही अभी की स्थितियां बन रही हैं कि क्या इस बार के इलेक्शन में जनता का फैसला सरकार के खिलाफ हो सकता है। ये इस तरह की कैलकुलेशन फिलहाल के लिए चल रही है। लोगों के अपने अपने ऑब्जर्वेशंस हैं। कुछ का कहना है कि जब पिछले बार लोकसभा चुनाव के अंदर भी राम मंदिर बन जाने से भाजपा को फायदा नहीं हुआ, तो इस बार की चोरी हो जाने से भी भाजपा को नुकसान नहीं होगा। हालांकि इस पर हमने पूरी तरह से एक डिटेल पैनल डिस्कशन किया था, हो सकता है आपने देखा हो। हमने उसी पैनल डिस्कशन में यह बात आप तक रखी थी कि चंपत राय जी आज शाम तक इस्तीफा दे देंगे। ये जो हमने ये सेशन आपके सामने शूट किया था उसी समय की घटना है और यह हो भी गया था। कुल मिलाकर के इस पूरी प्रक्रिया के अंदर जो सबसे ज्यादा नुकसान है वो अयोध्या की इकोनॉमी को पहुंच रहा है। इकोनॉमी को कैसे? बहुत सारे लोग राम मंदिर के इस निर्माण के बाद अपने रोजगार में अयोध्या के अंदर जगह बना चुके थे।
बहुत सारे रिक्शा वाले, रेस्टोरेंट वाले, होटल वाले, तमाम श्रद्धालुओं को सुविधा देने वाले जितने भी लोग हैं, उनकी अर्थव्यवस्था श्रद्धालुओं से जिनकी चलने लगी थी, उन्हें अब फिलहाल के लिए बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है। बकायदा आईआईएम लखनऊ ने तो यह सर्वे तक किया था कि कैसे अयोध्या बन जाने से रिवर्स माइग्रेशन हुआ है, लेकिन अभी की जो स्थिति बनी है, यह बात सच है कि जून जुलाई के अंदर डिप आता है। यह आप देख सकते हैं, श्रद्धालुओं की संख्या के अंदर एक गिरावट आती है। 2025 में भी आई थी, क्योंकि इस समय स्कूल खुलते हैं, मानसून का सीजन होता है, तो श्रद्धालुओं की संख्या में कटौती होती है, गिरावट आती है। लेकिन क्या यह गिरावट सस्टेन कर जाएगी, यह एक बड़ा चिंता का सवाल बन रहा है। ऐसे सेक्टर के अंदर जितने सारे लोग इन्वॉल्व हैं हॉस्पिटैलिटी के अंदर, लोगों को, श्रद्धालुओं को मदद करने के अंदर, अगर उनकी संख्या कम होती है तो यह अपने आप में एक बड़ा चिंता का विषय बनेगा। क्योंकि इस समय अयोध्या के अंदर ई रिक्शा की संख्या 17,000 से पार हो गई है। स्कूल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, स्ट्रीट वेंडर, कई बड़ी शॉप, ये तमाम चीजें अयोध्या के अंदर अब खुल चुकी हैं। 10,000 करोड़ से ऊपर की सालाना इकोनॉमी अयोध्या के अंदर बन चुकी है। मतलब इतना ज्यादा चारों तरफ से चीजें बना दी गई हैं, और इसको इस तरह से प्लान किया गया है कि यहां से अब आस्था का केंद्र बनकर के ये हॉलिस्टिक हजारों साल तक आगे चले। इस विजन को अगर उत्तर प्रदेश सरकार सही मायने में लोगों तक आगे ले जाना चाहती है, तो उनके लिए यह विषय एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने उभरने वाला है। देखना होगा कि जनता इसे कैसे लेती है, योगी आदित्यनाथ इसमें और क्या कठिन फैसले लेते हैं, केंद्र सरकार की चुप्पी क्या वाकई में एक बड़ा नुकसान का कारण बन सकती है। आने वाले समय में जो भी होगा आप तक जरूर बताया जाएगा। आपकी इस विषय पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। बाकी कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए जो हम कोर्स आपके लिए लेकर आए हैं वो लाइव हो चुका है, क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, जिसमें ये तमाम मॉड्यूल्स जो आपके पीछे चल रहे हैं ये आपके साथ डिस्कस किए जाने हैं। इस क्लास के अंदर एडमिशन लेने के लिए लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। कूपन कोड अंकित 33 वैलिड है, जाकर आप उसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। 1 साल की वैधता के साथ क्या क्या हम इसमें सिखाएंगे वो आप इनके अंदर चलता हुआ देख सकते हैं। धन्यवाद।